अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की कि लोगों का एतमाद किस तरीके से इदारों पे से उठ गया, मुल्क पे से उठ गया, मज़हब पे से उठ गया, रिश्तेदारों पे से उठ गया, तमाम लोगों पे से उठ गया। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि हम ट्रस्ट को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं और ब्लॉकचेन हमारी कहाँ पर हेल्प करता है। क्या हम ऐसा रजिस्टर या खाता बना सकते हैं जिसको लिख पढ़ सकें ताकि तमाम इंदराजात शफाफियत से वजूद में आ सकें? क्या हम पैसे खाते को किसी हुकूमत, इदारे या शख्स की दस्तरस से बाहर निकालने के काबिल हो सकेंगे? कोई भी इदारा या फर्द क्यों कर ऐसे रजिस्टर या खाते को अपडेट करने की जिम्मेदारी लेगा? कैसे मुमकिन है कि ऐसे ओपन खाते में बुरे लोगों के फ्रॉड और बेईमानी को रोका जा सके और पकड़ा जा सके? क्या इस बात की इजाज़त होगी कि इस खाते में तब्दीली कर सकें? और जिस जैसे दर्जनों सवालात के जवाब ढूंढने में रियाजी, कंप्यूटर साइंस, माशियात और साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ने कई दिहाइयाँ लगा दी। बारिश के कतरों की तरह हल्के हल्के टुकड़ों में इस नए निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्से बनते रहे, यहाँ तक कि 2008 में फर्जी नाम के शख्स सतोशी नाकामोतो ने इस मसले का काबिल हल अमल दुनिया को पेश कर दिया, जिसे हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। और यहीं से ब्लॉकचेन की बुनियाद पड़ी कि ब्लॉकचेन किस तरह सेंट्रलाइज सिस्टम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये ब्लॉकचेन बारिश के कतरों की तरह हल्के हल्के बना। 1982 में डेविड चोम ने पेपर लिखा ब्लाइंड सिग्नेचर्स इन ई कैश। यहाँ से ब्लाइंड सिग्नेचर्स का कंसेप्ट दुनिया को पता लगा। 1997 में आदम ब्लेक ने हैश कैश के नाम से पेपर लिखा, जिसको हम हैश के तौर पे यूज़ करते हैं और आगे जाके पढ़ेंगे हैश किसे कहते हैं। 1990 में वाइदाई ने बी मनी का कंसेप्ट दिया, जो कि अर्लियर वर्जन कहलाता है बिटकॉइन का। 1998 में निक ज़ावो ने बिट गोल्ड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट दिया, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आजकल हम इथेरियम के अंदर और ब्लॉकचेन में यूज़ करते हैं 2019 के अंदर। ये कंसेप्ट तकरीबन 21 साल पुराना है। 2004 में हाल्फेनी ने रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क को दिया, जो कि कंसेंसस एल्गोरिथम है, जो कि बिटकॉइन में हम लोग यूज़ करते हैं। उसकी बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। रियल लाइफ के अंदर अब देखें, हम लोगों की में किसी शादी होती है तो बहुत सारे गवाहान आते हैं। ये गवाहान जो होते हैं, जितने भी गवाह होते हैं, ये एक ओपन ब्लॉकचेन ही होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ही होता है। सबकी मौजूदगी में शादी होती है ताकि कल कला कोई बंदा अगर इतराज़ कर सके मियाँ के ऊपर या बीवी के ऊपर, तो बहुत सारे गवाह मौजूद होंगे और वो बोलेंगे कि इन सब की शादी हमारे सामने हुई थी और उन सब की गवाही देते हैं और अब इस शख्स की शादी किसी और से नहीं हो सकती इल्ला ये कि उनके दरमियान अलहदगी हो जाए। अब हाफिज़ कुरान को देख लें। हाफिज़ कुरान जितने दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन सब के पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरह कुरान की कॉपी मौजूद है। उन सब ने कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ है। अगर कोई नाअक़बत अंदेश आके कुरान में किसी और आयत का इज़ाफ़ा करता है या किसी और आयत को गलत करता है, तो सब मिलके बोलेंगे कि ये शख्स तहरीफ़ कर रहा है, ये गलत कह रहा है और इस तरीके से नहीं है। तो बेसिकली वो उसके क्लेम को इनवैलिडेट कर रहे हैं। हदीस नरेशन में आप देखें, ये भी ओपन ब्लॉकचेन है कि फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान की, फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान की, फ़लाँ से फ़लाँ ने बयान की। अब इसके अंदर कोई तारीफ़ नहीं कर सकता और इसकी कंप्लीट जो पूरी साइंस है हदीस को वेरीफ़ाई करने की, आप उसको देखें और ब्लॉकचेन को देखें, आपस में बहुत मुमासलत पाई जाती है। अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ा है कि सेंट्रल सिस्टम में क्या खराबियाँ थी जिनको ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है, और किस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ी कि जो हमारे रियल लाइफ के अंदर खाते हैं या सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो ब्लॉकचेन की मिसाल पेश करते हैं। आप सबका शुक्रिया। अगले किस्त के अंदर इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।